Hello guys, welcome to the program News Deconstructed brought to you by कौशल IAS। तो आज जो हम न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि असैसिनेशन ऑफ नसरुल्लाह बाय इजराइल। ठीक है, कुछ महीनों से हम क्या देख रहे हैं, तकरीबन जून जुलाई से, ऑल्दो इसराइल और ईरान जो है उनका झगड़ा बहुत पुराना है, बट हम देख रहे हैं 2024 में जून जुलाई से इनका झगड़ा थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया। तो हम क्या देख रहे थे कि जून से लेकर सितंबर तक 2024 में इसराइल ने जो भी स्टेप लिया है ईरान को काउंटर करने के लिए या फिर असैसिनेट करने के लिए बहुत लोगों को, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ मिडिल ईस्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू इराक एंड इजराइल। ओके, देखते हैं। देखो न्यूज में क्या था, फिर से देख लेते हैं। देखो क्या हुआ है, हसन नसरुल्लाह द लीडर ऑफ हजबुल्लाह किल्ड इन इजराइली स्ट्राइक्स। एक्चुअली क्या हुआ है, देखिए ईरान जो कंट्री है, ईरान ये क्या करती है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रमोट करती है। समझ पा रहे हैं? तो इनमें से इन्हीं जो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हीं में से एक है हजबुल्लाह, दूसरा आपने नाम सुना होगा हमास, है ना, फिर तीसरा ह्यूतीस, चौथा इस्लामिक जिहादिस्ट, ये सब आपने नाम सुने होंगे। ये सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो जिनको कि ईरान जो है वो बैक करता है। तो इन्हीं में से एक ग्रुप था हिजबुल्लाह, जिसके जो लीडर हैं, ये आप उनका फोटो देख सकते हैं, वो है हसन नसरल्लाह, जिनको कि इसराइल ने क्या किया, असैसिनेट करवा दिया बाय ड्रॉपिंग बॉम्ब्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ईरान का रिएक्शन उस पर क्या रहा, क्योंकि वो ईरान उनको बैक करता है, तो ईरान ने ये बोला कि डेथ की हिजबुल्लाह लीडर्स डेथ विल नॉट गो अनअवेंज्ड, मतलब ये जो इनका डेथ हुआ उसका बदला हम जरूर लेंगे। ठीक है, तो ये इस वजह से ये न्यूज में रहा। तो आज हम फिर उसी को डिस्कस करते हैं कि क्या है इनके बीच में, ये टेंशन क्यों है, और फिर क्या सिचुएशन हुए हैं, और आगे क्या हो सकता है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। जब ये डेथ हुआ तो क्योंकि यूएसए खुद को मानता है कि वो डेवलपिंग और बाकी डेवलप्ड नेशन का लीडर है, तो उसके तरफ से पहला रिएक्शन आया। ठीक है, वहां पे जो उनके प्रेसिडेंट है मिस्टर बाइडेन, उन्होंने क्या बोला कि इट इज ए मेजर ऑफ जस्टिस फॉर दिस many victims including thousands of American, Israelis and Lebanese civilians। मतलब उन्होंने क्या बोला, इट इज अ मेजर ऑफ जस्टिस, मतलब इसराइल ने जो असैसिनेट करवाया नसरुल्लाह का, इट इज अ मेजर ऑफ जस्टिस। अच्छा क्या हुआ, जस्टिस दिलाया किन लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन, इजराइलीज एंड लेबनीज सिविलियंस। ठीक है, ओके, क्योंकि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो वायलेंस करते रहता है। नेक्स्ट क्या हुआ, जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस यूएसए की, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया वो देखिए आप, कि said a terrorist with American blood on his hands and America will always support Israel's right to defend itself। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये जो नसरुल्लाह है, ये क्या है कि ये मिलिटेंट ग्रुप के हेड थे, हजीबुल्लाह जो मिलिटेंट ग्रुप था उसके हेड थे। तो कमला हैरिस का ये कहना है कि हम इसराइल को हमेशा से उसका जो राइट टू डिफेंड वो जो है उसमें हम हमेशा से सपोर्ट करेंगे। एंड जो नसरुल्लाह है वो क्या है, ए टेररिस्ट विद अमेरिकन ब्लड्स ऑन हिज हैंड्स। ठीक है, तो अमेरिका पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब आपको पता है रशिया और चाइना अपोजिट में सपोर्ट करेंगे, तो ये सब चल रहा है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको देखेंगे, क्योंकि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी, वहाँ पे इसके बाद जो असैसिनेशन के बाद में उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने क्या बोला कि इंडिया के सपोर्ट में कुछ बोला, और ये जो ईरान, सॉरी ये जो इराक, यमन और लेबनान, इन सब के अगेंस्ट में कुछ बोला, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया भी आ गया। ठीक है, तो हम उसी को देखते हैं कि कैसे, पहला हम ये देखते हैं कि कैसे इसराइल ने इतना सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया, और हम ये पाएंगे कि इसराइल ने मल्टीपल ऐसे मिशन लॉन्च किए हैं, तो हम थोड़े थोड़े उसको भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये जो नसरुल्लाह था, जो कि हिजबुल्लाह जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीडर था, वो कैसा रहता था, वो एक बंकर, बंकर का मतलब आप समझिए, मान लेते हैं ये इसके ऊपर बिल्डिंग होगा, ठीक है, और यहाँ के नीचे, जमीन के नीचे ऐसे फ्लोर्स होंगे, उनमें से जो सेकंड फ्लोर था ना, जमीन के नीचे जो सेकंड फ्लोर था उसके नीचे ही
क्या हुआ था, ये जो नसरुल्ला था वो छुपा हुआ था। उसने क्या किया था, ये बिल्डिंग में, ये जो अंडरग्राउंड फ्लोर है मिट्टी के नीचे, वहां पे उसने क्या बोला था, अपने लीडर्स को बुलाया था कि आप आइए, हम एक मीटिंग करते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे, इंक्लूडिंग हिज डॉटर और मेनी मोर हिजबुल्लाह ऑफिशियल्स। ठीक है, तो हुआ क्या, ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग को, अब इसराइल के अटैक के बाद में क्या हुआ है। तो ये एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग था, देखिए आप कितना क्राउडेड प्लेस है, इन्हीं में से यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ा था और इसी के नीचे ही वो लोग मीटिंग कर रहे थे। तो इसराइल को रियल टाइम क्या हुआ, इंफॉर्मेशन मिला कि इसके नीचे जो है वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बिल्डिंग के नीचे, ये बिल्डिंग के ऊपर इसराइल ने तकरीबन 80 टन 80 टन ऑफ बम उन्होंने अपने फाइटर जेट से गिराया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बिल्डिंग फिर कोलैप्स कर गया और उसी के अंदर ही हमारे जो हिजबुल्लाह ग्रुप के जो लीडर थे नसरुल्लाह, उनका भी वहीं पे डेथ हो गया। ठीक है, इसके बाद ईरानियन जो रिएक्शन आया वो हम प्रीवियस स्लाइड में देख रहे थे कि द डेथ ऑफ द लीडर ऑफ हिजबुल्लाह विल नॉट गो अनअवेंज्ड, मतलब इसका बदला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे। अब ये वो कर पाया यूएसए की मदद की वजह से, क्यों, क्योंकि ये जो बमबारी हुआ, ये मिसाइल्स उन्होंने यूज किया था जिसको बोलते हैं SLU-100। ठीक है, इसको बोलते हैं SLU-100। ये जो मिसाइल्स हैं वो खासकर डिजाइन किए गए हैं बाय यूएसए कि वो जो हार्ड सरफेसेस है ना उनको पेनिट्रेट कर पाए, यानी कोई बंकर हो, कोई अंडरग्राउंड फ्लोर हो, उन सबको क्या है, डोम हो, उन सबको पेनिट्रेट करके वो नीचे जा पाए। ये जो आप देख रहे हैं सामने वाला स्ट्रक्चर, वो खास करके इसी वजह से डिजाइन हुआ ताकि मिट्टी के नीचे वो जाके फट सके। इसके अलावा ये जो सेकंड पार्ट है इसका, यहाँ पे जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, यानी आप प्रिसाइजली पिन पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, उसको जो आपका टारगेटेड एरिया है वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। और इसराइल ने क्या किया, तकरीबन 8 फाइटर जेट से उन्होंने इस तरह की मिसाइलें ताकि एक प्रिसीजन पॉइंट पे, और उसका नतीजा हम प्रीवियस स्लाइड में देख रहे थे कि ये जो है, ये बिल्डिंग ही पूरा धस गया और उसके नीचे उनका डेथ हो गई। ठीक है, अब एक चीज आप हमेशा से ये देखेंगे, एक चीज आप हमेशा ये देखेंगे कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो हमेशा से ऐसे ही क्राउडेड प्लेसेस को चूज करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी वुमेन होती हैं, चिल्ड्रंस होती हैं या फिर सिविलियंस होते हैं। वो क्यों चूज करते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, उनको एज ए ह्यूमन शील्ड यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि क्या आप गोली चलाना चाहते हो तो सिविलियंस को वो सामने रख देंगे, या फिर कोई कंट्री अगर हमला करे ना तो वो क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टेज पे वो कंट्री को ब्लेम करेंगे कि आप ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करते हो। तो इस तरह के हिपोक्रेसी जो है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे भी बहुत सारे सिविलियन कैजुअलिटीज हुए, बट ये इसराइल का एक नेसेसरी स्टेप था। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, ये पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं था। इससे पहले भी इसराइल जो है वो क्या करता था, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पहले से टारगेट करता आ रहा है। फ्रॉम 1996 हम ये देख रहे हैं कि इसराइल टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर रहा है कि इस तरह की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या उनके लीडर्स हैं उनको असैसिनेट कर रहा है। ठीक है, 1996 में क्या हुआ कि एक द इंजीनियर करके एक बम मेकर था जो कि इसी तरह के एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता था। तो इसराइल ने क्या किया, वो जो फोन यूज करता था उसी पे उन्होंने हैक करके, जो कीपैड टाइप का फोन होता था तब, तो उस पे उन्होंने पता नहीं कैसे, बट उन्होंने उसको हैक करके, उसको इंटरसेप्ट करके उन्होंने उसको ब्लास्ट करवाया था। और उसी ब्लास्ट में फिर वो जो द इंजीनियर करके जो जाना जाता था, जो बम बनाता था, उसका डेथ हुआ था। तो वो हम ये देखते हैं कि इजरायली टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप नॉच है। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कैसे क्या हुआ है, और हम इसके बीच में 2024 का जो स्टोरी लाइन है ये भी हम देख लेंगे। देखिए क्या हुआ, अगर हम स्टोरी लाइन को देखेंगे तो पहला स्टोरी हमारा स्टार्ट होगा 2024 में। वो क्या हुआ कि 19 मई को जो ईरानियन जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, वो अजरबैजान के अजर उनके काउंटर पार्ट अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को वो इनागुरेट करने गए थे। ठीक है, उनके लौटते वक्त क्या हुआ, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ठीक है, वो एक हेलीकॉप्टर नहीं था, 3-4 हेलीकॉप्टर साथ में गए थे, बट सारे वापस आ गए, बट इन्हीं का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या है, अब देखिए थोड़ा इमेज देखिए, ये है, ये इमेज आप देखिए
कि ये हेलीकॉप्टर वो लेके गए थे, है ना। ये 1970s और 80s में बने हुए हेलीकॉप्टर्स हैं, तो बहुत पुराने मॉडल है। तो ऐसा ही उनका क्रैश हुआ, ये आप क्रैश का पिक्चर देख सकते हैं। और इसमें ईरानियन अथॉरिटीज ने इसराइल को एक्यूज किया, ठीक है, कि इसराइल ने इंटरसेप्ट करके इसको गिरा दिया है, और ये जो क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, उसमें उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो यहीं से थोड़े से टेंशन थोड़ा ज्यादा ही बढ़ने लगा था, और बहुत सारे अथॉरिटीज ने इसराइल को एक्यूज किया कि आपने असैसिनेट करवाया प्रेसिडेंट को, बट इसराइल की तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा स्टोरी लाइन बिगिन होता है कहाँ पे, कि पहला जो पॉइंट था हमारा कि 19 मई को जो ईरानियन प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनको प्रोबेबली इसराइल ने ही असैसिनेट करवाया, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड असैसिनेशन हुआ फुआद शुकर का। ये कौन है, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन्हीं का एक हेड था, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिस्ट जिहादी, उसका ये हेड था। उनको उन्होंने असैसिनेट करवा दिया। कैसे असैसिनेट करवाया, देखिए फिर से इजरायली इजरायली टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज किया। क्या क्या उन्होंने, ये आप देख सकते हैं फुआद शुकर को, ये ऐसे ही एक बिल्डिंग में रह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, अनमैन्ड ड्रोन से स्ट्राइक किया गया इनके सीधे घर पे, और आप घर का हालत देख सकते हैं कैसा हुआ। वो बिल्डिंग के ऊपर थे, और एयर स्ट्राइक से उनको फिर क्या किया गया, जो अनमैन्ड एयर होता है, यूएवी जिसको बोलते हैं, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक ए ड्रोन, वो क्या करता है, वो जाके हिट करता है वही बिल्डिंग पे, और ब्लास्ट के चलते फिर इनका डेथ होता है, ठीक है। थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा असैसिनेशन ऑफ हैनिये। ये कौन है, ये जो है आपने नाम सुना होगा, न्यूज में अभी बहुत चल रहा था, हमास। तो ये हमास के लीडर, जो हमास जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये क्या थे, ये लीडर थे। इनके साथ भी सेम ही हुआ। आप ये बिल्डिंग का हालत देख सकते हैं क्या हुआ, इनके ऊपर क्या हुआ, फिर से जो है एयर स्ट्राइक किए गए। ये जो बिल्डिंग पे रहते थे, उस बिल्डिंग पे एयर स्ट्राइक किए गए, और इस एयर स्ट्राइक के चलते फिर इनका वहां पे हमास के जो लीडर थे हानिए, उनका भी क्या हुआ, डेथ हुआ, ओके। आप अगर मैप को देखेंगे तो ईरान और जो आपके ये हमारा इसराइल है, वो बॉर्डर शेयर नहीं करते। देखिए आप कि इसराइल जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और जो इराक है, इसका बॉर्डर ये रहा। फिर भी अगर इसराइल यहाँ से स्ट्राइक कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ईरानियन अथॉरिटीज हैं, जो ईरानियन है, इनका सिक्योरिटी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे थे, जो नजमुल्ला के जो लीडर थे नसरुल्ला, उनको असैसिनेट करवा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे स्टोरी में और कौन सा पॉइंट है। आगे क्या है, आगे हम देखेंगे कि हाँ, आगे हम जो पॉइंट देखेंगे वो है पेजर अटैक। पेजर का मतलब क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक डिवाइस है, इसको आप मान सकते हैं कि मोबाइल फोन्स का ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। क्या हुआ, ये जो पेजर है, ये आपने शायद पुष्पा मूवी देखा होगा, तो वहां पे जो हीरो है वो भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये पेजर क्या है, ये बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है, बट इसको बहुत सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, पहली बात तो इससे होता क्या है पहले ये जानिए। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या होगा, कोई अगर मैसेज भेजना चाहे तो मैसेज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक लाइट है, ये जो रेड कलर का, वो बीप करता है, और क्या होता है, वाइब्रेट करता है ये, तो इससे पता लगता है कि इससे मैसेज आया है। तो ये जनरली वन वे डिवाइस होता है। टू वे भी हो सकता है, यानी आप भी मैसेज भेज सकते हैं, वो भी मैसेज भेज सकता है, बट जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है, वन वे मैसेजिंग डिवाइसेस नोन एज पेजर्स, उनको ये यूज करता है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, इनको इंटरसेप्ट करना या फिर इनको ट्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है इनको ट्रैक करना, ठीक है। इसी वजह से उसको यूज करते हैं। थर्ड थिंग, लॉन्ग बैटरी लाइफ। अब मिलिटेंट जो लोग हैं, वो तो जो उनके सोल्जर्स होते हैं, वो बहुत ही क्या आइसोलेटेड इलाकों में रहते हैं, और उनको लंबे टाइम तक वहां पे रहना पड़ता है। तो क्या होता है कि उनको क्या चाहिए, लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, ताकि वो एरियाज पे वो रह के, आइसोलेटेड इलाकों में भी रह के वो कम्युनिकेट कर पाए। एंड द लास्ट पॉइंट एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो पेजर है, ये चीप चीप आता है इन कंपैरिजन टू
आवर फोन्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक तो देखिए इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, बैटरी लाइफ भी वो है, चीप भी है, एंड ये जो लो नेटवर्क एरियाज जो है ना, यहाँ पे ये काम कर सकता है इजीली। जंगल में चले गए, कोई कोई माउंटेन में चले गए, अब डेजर्ट में चले गए, तो भी ये पेजर काम करने लगता है। तो इन सब ये जो 4 पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं, इसी की वजह से क्या होता है कि पेजर क्या करते हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, पेजर अटैक का मतलब क्या है, ये आप देखिए टाइमलाइन, आप देखिए पेजर अटैक में क्या हुआ कि ये आप टाइमलाइन देखिए, 17 सितंबर जो है वहां पे क्या हुआ, पेजर अटैक हुआ लेबनन में। लेबनन एक कंट्री है जो कि नॉर्थ में आता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे आपका ये आपका इजराइल हो गया, ये आपका लेबनन है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये वाला ये लेबनन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका पेजर अटैक हुआ था, पेजर अटैक का मतलब क्या है, ये जो पेजर है इसमें एक छोटा सा बैटरी लगता है। ठीक है, और ये बैटरी के अंदर प्रोबेबली इजरायली फोर्सेस ने क्या किया था, 1 या 2 आउंसेस का एक बम लगा दिया था। तो एक साथ क्या हुआ, 17 सितंबर को 17 सितंबर को क्या हुआ, लेबनन एंड इन ईरान ये जो पेजर्स हैं ये फटे, बम की तरह फट गए, एक्सप्लोड किए। और इसमें क्या हुआ, बहुत सारे जो इनके मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे उनका भी डेथ हुआ। ठीक है, तो इससे हुआ क्या एक्चुअली, देखिए इससे हुआ क्या, फिर ईरानियन अथॉरिटीज ने फिर अक्यूज किया इसराइल को, और उन्होंने ये कोशिश किया कि ये पेजर खरीदे कैसे जाते। ठीक है, तो पेजर, ये जो पेजर जो ब्लास्ट हुए, वो जो पेजर थे वो कौन बना था, वो एक ताइवानीज कंपनी बनाती थी, ताइवान की एक कंपनी बनाती थी, उसका ब्रांड था। और इनके अगेंस्ट में जो बना रहा था वो था हंगेरी, एक हंगेरियन कंपनी थी, गोल्ड एप्पल गोल्ड करके वो बना रही थी। और वो क्या हुआ था, उससे ये जो आपकी जो हिजबुल्ला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खरीद रही थी। बट क्या हुआ होगा, आपको पता है, ये ताइवान हो या हंगेरी हो, ये सब एंटी टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो कभी ये डायरेक्ट तो नहीं बेचा गया होगा किसको, ये जो नसरुल्ला इस तरफ है, जो हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन का जो नसरुल्ला है, इसको तो डायरेक्ट नहीं बेचा गया होगा। तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये क्या किए होंगे, ये जो नसरुल्ला है ये प्रोबेबली इसको ऑर्डर दिया होगा, और ये इनसे खरीद के वापस उनको लिया जा रहा होगा। तो इजरायली फोर्सेस ने क्या किया होगा, ये जो यहाँ से ये खरीद के जो ला के उनको बेचने के बीच में उन्होंने क्या किया, जितने भी पेजर्स थे, तकरीबन 3500 पेजर्स थे, उनको क्या किया, उन्होंने खोल के उसके अंदर उन्होंने बम, जो छोटा छोटा बम है, मैंने बोला 1 to 2 आउंसेस ऑफ बम, छोटे छोटे बैटरी के बगल में, ताकि लोगों को पता ना लगे, वो उन्होंने लगा के फिर उसको नसरुल्ला के पास पहुंचा दिया। अब नसरुल्ला ने उसको अपने जो सपोर्टर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। और फाइनली हम क्या देखते हैं, 17 सितंबर को इसराइल ने प्लान करके एक ही साथ में उसको ब्लास्ट करवाया। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा अगर आप देखना चाहेंगे ब्लास्ट को। इसमें मल्टीपल लोग जो हैं उनका डेथ हुआ, जो कि फॉलो करते थे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे पेजर अटैक हुआ, और फिर पेजर अटैक के बाद फाइनली हम क्या देख रहे थे कि लास्ट जो अटैक हुआ वहां पे क्या हुआ, जो हम पहले स्लाइड में देख रहे थे कि हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर थे नसरुल्ला, उनको फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक करके उनको फिर उन्होंने मारा। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ। अब आपको पता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक हेड नहीं होता है ना, जैसे एक हाइड्रा, आपने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा, उसको आप जितने पीसेस में काटोगे वो उतना उसका नया नया ऑर्गेनिज्म में बदलता रहेगा। सिमिलरली ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके क्या होता है, इनका एक कोई हेड नहीं होता, इनका रेडी रहता है कि ये मरेंगे तो ये होंगे, ये मरेंगे तो ये होंगे, तो हमेशा से एक हेड मरते ही दूसरा हेड आ जाता है। सिमिलरली ये देखिए, ये जो हसीम है, इनको फिर चूज किया गया कि नसरुल्ला के बाद आप क्या करेंगे, आप जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप लीड करेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज, अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, जैसे ही हमने नसरुल्ला को मारा जो कि हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, अब क्या होगा, जो भी लीडर बन के आएगा उसका पहला कोशिश क्या होगा, बदला लेने का, है ना, क्योंकि उसको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं एज ए लीडर काम कर सकता हूँ। और ये प्रोबेबली आम सिविलियंस के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबली हम आगे ये देख सकते हैं कि इसराइल पे और भी हमले हो सकते हैं, जैसे हमास ने अभी कुछ ही महीने पहले इसे हमला स्टार्ट किया। ठीक है, आगे आगे जो हम बात कर रहे थे, जो यूएनएससी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में
फिर इसराइल और जो हमारी ईरान है उनके बीच में आर्गुमेंट्स का एक्सचेंज हुआ, और ईरानियन अथॉरिटीज ने एक्यूज किया आपके इसराइल को कि आपने अ, हमारे प्रेसिडेंट से लेकर हमारे जो मिलिटेंट ग्रुप के जो हेड थे नसरुल्ला, उनको भी अपने असैसिनेट करवाया। तो उसके जवाब में ये जो बेंजामिन हेनवे हैं, जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दो फोटो दिखाए, जैसा आप देख सकते हैं। पहला फोटो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द कर्स, यानी दो अभिशाप, और सेकंड फोटो लिखा हुआ है द ब्लेसिंग्स, यानी आशीर्वाद। ये जो कर्स फोटो है, इस पे उन्होंने 4-5 कंट्री को हाईलाइट किया, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, एंड यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कवर हो गया है, यमन। तो ये 5 कंट्री को उन्होंने बोला ये कर्स है, ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, और ये सिविलियंस के कैजुअलिटीज के लिए यही जिम्मेदार है। जबकि सेकंड इमेज आप देखेंगे द ब्लेसिंग्स में, यहाँ पे उन्होंने बोला इजिप्ट, सुदान, सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको इंडिया का छोटा सा हिस्सा भी दिखेगा, यानी वो इंडिया को भी बोल रहे हैं कि इंडिया इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि वो काउंटर टेररिज्म और काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज में, ऑपरेशंस में इसराइल को मदद करता है, एंड दुनिया भर से टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए स्टेप लेता है। ठीक है, तो इससे क्या वो बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर इसराइल, समझ पा रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया और इसराइल के बीच में 1992 से एक बहुत अच्छा बायलैटरल रिलेशन बिल्ड होता हुआ हम देखेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, प्रॉब्ली हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। इंडिया इजराइल रिलेशनशिप क्या है? पहली बात तो आप देखिए एग्रीकल्चर, आप सुनते होंगे एग्रीकल्चर में हमारा जो वाटर प्रोजेक्ट्स है, ये जनरली इजरायली प्लान पे डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन, देखो इजराइल जो कंट्री है उसके पास पानी का कमी है, तो ये जो ड्रिप इरिगेशन या फिर जिसको बोलते हैं कि क्या होता है, उसमें एक पाइप होता है और वहां से क्या होता है, होल्स होता है, वहां से एक एक बूंद करके पानी नीचे टपकता है, इससे क्या होता है, वाटर सेव होता है, ड्रिप इरिगेशन, है ना। तो इसको हमने क्या किया है, 1995 के आसपास हमने क्या किया, ये टेक्नोलॉजीज को हमने वहां से इंपोर्ट किया है, और आज आप देख सकते हैं इसको गवर्नमेंट भी अप्रूव कर रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर में ये देख सकते हैं। डिफेंस में हम मशीन गन से लेके, बम से लेके, हम आयरन डोम, आयरन बीम, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये सारे जो हथियार हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ये सब हम क्या करते हैं, इसराइल से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया और जो इसराइल है वो I2U2, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है क्वाड ऑफ एशिया, इसमें ये दोनों ही काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी। हमारा जो इंडिया का है विदेश खनिज लिमिटेड, उसने अभी क्या किया है, इसराइल में जो लेवांट करके एक इलाका है, यहाँ पे जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हमें मिला है, उस पे इसराइल ने अभी हमारे जो विदेश खनिज लिमिटेड, ये जो कंपनी है जिसका मेन पर्पस है कि आउटसाइड इंडिया क्रूड ऑयल और बाकी एनर्जी सोर्सेस को एक्सप्लोर करना, उसको ग्रांट किया है कि आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज। एक अच्छा खासा डायस्पोरा महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, ये अच्छा खासा डायस्पोरा हमें इसराइल में देखने को मिलता है, तो इसके वजह से क्या होता है, कल्चरल एक्सचेंज भी होता रहता है। नेक्स्ट है एकेडमिक कोलैबोरेशन। ये अभी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, उसमें जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने क्या बोला कि टॉप 500 जो वर्ल्ड में जो यूनिवर्सिटीज है, वो इंडिया में आके क्या कर सकते हैं, अपना यूनिवर्सिटी ओपन कर सकते हैं। इनमें से एक जो यूनिवर्सिटी है वो इजरायली साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया में अपना यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए जो नेगोशिएशन है वो अभी जारी है। ठीक है, तो ये सारा हम क्या देख रहे थे, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। बट ये जो कोऑपरेशन तो इतना है, बट ये चैलेंजेस से बचा हुआ नहीं है, हमारे पास कुछ कुछ चैलेंजेस भी। जो पहला चैलेंज है वो है रिलेशन विद ईरान। देखिए इंडिया कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करता, हमें पता है, कंप्लीटली सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करते हैं, हम किसी एक को सपोर्ट नहीं करते। इंडिया अपना एक हमेशा न्यूट्रल पोजीशन बना के रखता है। सिमिलरली ईरान में हमें क्या है, चाइना को काउंटर करने के लिए, आपको पता होगा जो चाबाहार पोर्ट है, ये इंडिया ने बोला है कि हम इसको डेवलप करेंगे ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। बट वही एक तरफ क्या देख रहे हैं, इसराइल के साथ ईरान का बहुत दुश्मनी है, तो इंडिया को एक बैलेंस्ड वे में
चल के जाना पड़ेगा, ताकि वो ईरान ईरान पे भी अपना इंटरेस्ट बचा सके और इसराइल के साथ भी अपना इंटरेस्ट वो जारी रख सके। सेकंड है अप्रोच टुवर्ड्स द अरब वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या है, अरब वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जो इसराइल कंट्री है वो जनरली बहुत सारे जो बाकी जो अरेबियन कंट्रीज हैं, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, यमन हो गया, इन सब के अगेंस्ट में ये हमेशा स्टेप लेता है। और इंडिया के अगेंस्ट में भी पाकिस्तान हमेशा से वही करता है। तो क्या होता है कि पाकिस्तान क्योंकि खुद को प्रोजेक्ट करना चाहता है कि मैं लीडर हूँ इस्लामिक स्टेट्स का, तो होता क्या है कि हमें अरब वर्ल्ड के साथ डील करने में, यानी जो मिडिल ईस्ट है उसके साथ डील करने में प्रोबेबली आगे प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड थिंग है इजराइल चाइना रिलेशनशिप। चाइना जो है इसराइल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएसए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये चाइना का इन्फ्लुएंस जो इसराइल पे होगा उसको हमें काउंटर करना पड़ेगा, तो ये एक चैलेंजेस है। एंड द लास्ट चैलेंज क्या है, इंडिया और इसराइल के बीच में कब का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए था, बट क्या हुआ, ये जो एस्केलेशन ऑफ वॉर है, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसके चलते ये अभी तक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये अभी तक साइन नहीं हो पाया, ठीक है। आई होप आपको ये जो न्यूज़ था कि नसरुल्ला का एसेसिनेशन बाय इजरायली फोर्सेस, एंड देन आपको ये जो बाकी सारे न्यूज़ जो हैं जो कि रिलेटेड थे उससे, ये 2024 में वो सब मैंने आपको कोशिश किया ये स्लाइड में आपको समझाने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।